सो बेसिकली अपन यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी आइडिया फाइनेंशियली कैसे वैलिडेट करते हैं बिफोर इवन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, उसको कैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम आज उसके बारे में ही बात करेंगे। एबिटा जो होता है वो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, वो एक्चुअल प्रॉफिट। Okay. Hi guys, after a long time. Yes. Welcome back. Beautiful day, sunny day. आज हम लोग कुछ वापस एक बिजनेस आइडिया पे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली अपन यही डिस्कस करेंगे कि कोई भी आइडिया को फाइनेंशियली कैसे वैलिडेट करते हैं बिफोर इवन स्टार्ट वर्किंग ऑन द आइडिया। ओके, सो इससे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं कि हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें याद है ना, अभी अपन रिसेंटली बहुत सारे लोगों से जो स्पेसिफिकली टेक वर्ल्ड में है, मतलब वो टेकीज हैं, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट मैनेजर्स, और जो टेक वर्ल्ड में है जिनके पास एक्चुअली अगर तुम देखोगे ना तो आइडियाज का भंडार होता है, प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर्स का भंडार होता है। उनके पास आइडियाज का भंडार नहीं होता। एक्चुअली यही होता है कि उनके पास आइडियाज का भंडार नहीं होता। वो देखते हैं कि ये वाला आइडिया तो यार मैं ही कर सकता हूँ, ये जो टूल बनाया है मतलब उनके हिसाब से हाँ एक्चुअली हाँ। तो बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं कि हम बना सकते हैं और वो बना भी लेते हैं, बट वो एक्चुअली वो एक बोलते हैं ना, एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट नहीं बन पाता। उसका रीजन क्या है और उसको कैसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम आज उसके बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले तो स्टोरी ये है कि बेसिकली ये होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कि कुछ आइडिया दिखता है कि हाँ यार ये आइडिया मैं कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ, ये मैं डेवलप कर लेता हूँ। हाँ। बट अगर उसको फाइनेंशियली वैलिडेट कैसे करना है कि ये एक्चुअली में फाइनेंशियली भी वायबल है या नहीं है, वायबल है ना। तो उस पे अपन थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे कोई भी एक टूल का नाम बताओ। अपन क्या है ना कि अपन क्या करेंगे बेसिकली इस वीडियो में कि कोई एक आइडिया सोचेंगे और उसके डिफरेंट रेवेन्यू मॉडल देखेंगे कि इसका ना, तो जब भी अपन जैसे शार्क टैंक बहुत लोगों ने देखा है, हाँ। बहुत से लोगों को ये तो पता होता है कि ना जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरे को एक साबुन बनाना है ना, तो साबुन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, उसका ग्रॉस मार्जिन होता है, उसका मार्केटिंग रेवेन्यू होता है ना। तो वो सब चीजें तो अपने बहुत से लोगों ने सुनी है, बट यही सेम चीज सॉफ्टवेयर में वर्ल्ड में कैसे काम करती है वो देखते हैं। करेक्ट। सो लेट्स टेक अ टॉपिक, लेट्स डेवलप सोशल मीडिया शेड्यूलर ऐप। हाँ, तो सोशल मीडिया शेड्यूलर एप्लीकेशन है ना, तो उसमें अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि अभी एक डेवलपर है जो बढ़िया डेवलपर है, बहुत अच्छा चीज है, वो सोचेगा अरे ये तो मैं बना लूंगा, हाँ, और वो बना लिया, हाँ, लेकिन अब उसको बेचेगा कैसे, यस, खरीदेगा कौन, है ना, वो सच में एक नीड है कि नहीं उस प्रोडक्ट में, ये सब एस्पेक्ट्स के बारे में वो नहीं सोचता, यस, है ना, क्योंकि वो सिर्फ टेक्निकल लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ, कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये मैं बना लूंगा, और वो उसको उठ के बना देते हैं, हाँ, है ना। लेकिन अगेन एज अ सेड कि बिकेगा नहीं बिकेगा, जरूरत है या नहीं, वो चीज सोचते ही नहीं, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज मतलब फेल होने लगते हैं। यस, राइट। तब जैसे कि सोशल मीडिया शेड्यूलर ऐप हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो इसको अगर मतलब हमें नोट डाउन करना होगा कि इसको कैसे देख सकते हैं, क्या हो सकता है, इसका नीड है कि, तो क्या क्या एरियाज या क्या क्या सेक्शन है लुक आउट करना। सो अपन ना इसमें आइडिया वैलिडेशन के बारे में अभी बात नहीं कर रहे कि ये एक्चुअली ये आइडिया वायबल है या नहीं है, बट अपन सिर्फ एक बार थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सोशल मीडिया शेड्यूलर एप्लीकेशन, तो पहले तो सोशल मीडिया शेड्यूलर एप्लीकेशन होता क्या है। अब सिंपल सा ये है ना कि एक मान लो एक टूल है, कैलेंडर एप्लीकेशन है बोल सकते हैं इसको बेसिकली, कि एक कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, जैसे एयरटेल एक ब्रांड है, वो इस टूल पे आके अपना अकाउंट बना सकता है। अपने सारे सोशल मीडिया चैनल जो होते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर,
हाँ। ये सबको कनेक्ट कर सकता है। और उसके बाद में जैसे मान लो कि उसने एक पोस्ट मेरे को करनी है मंडे को, है ना, हाँ। तो वो पोस्ट मैंने उस टूल पे करी, कैलेंडर पे मैंने एक डे सेलेक्ट किया कि भाई 16 सितंबर को मेरे को ये 9 o'clock को ये पोस्ट जानी चाहिए। बट मैंने क्या किया कि उस पोस्ट में जो भी दो एक तो टेक्सचुअल कंटेंट होता है, एक दूसरा इमेज वीडियो वो सब डाल दिया। बट सेम पोस्ट को मैं अलग अलग कैप्शन के साथ, सेम कैप्शन के साथ मैं, मेरे को इसको ऑटोमेटिकली ये सारे सोशल मीडिया चैनल पे या कुछ सोशल मीडिया चैनल पे चला जाना चाहिए। सिंपल सा ये प्रोडक्ट है ना। अब वो उसमें डिफाइन कर सकते हैं ये पोस्ट इस टाइम पे, ये पोस्ट इस टाइम पे, ऐसे पे पूरा महीने का पूरे साल का भी शेड्यूल करके रख सकते हैं। तो ये अच्छा प्रोडक्ट है ना। बहुत सारे ब्रांड को जरूरत है क्योंकि सारे ब्रांड मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल रन कर रहे हैं ना। अब इस टूल से सबसे पहले तो ये एक सिंपल वे में कि इस टूल से कोई भी ब्रांड को फायदा क्या हो रहा है। उनको फायदा ये हो रहा है एक तो कि उनके जो सोशल मीडिया एजेंट्स हैं वो एजेंट्स कम हो गए, नंबर ऑफ एजेंट्स, क्योंकि एक ही एजेंट बैठ के मल्टीपल सोशल मीडिया चैनल पे शेड्यूलिंग कर सकता है। हाँ। दूसरा, वो कभी भूलेंगे नहीं, है ना, कि मेरे को ये इस टाइम पे पोस्ट करनी थी, है ना। दूसरा, प्लान बना सकते हैं आगे का कि मेरा प्लान है या नहीं है, मेरे पास कितने पोस्ट रेडी है नहीं है ना। तो ये अपना बेनिफिट हो गया ये प्रोडक्ट का। एनालाइज भी कर सकते हैं, यस, कौन से टाइम वाले वीडियो ज्यादा अच्छे चल रहे हैं। हाँ, उसमें फिर एडिशनल फीचर आ सकते हैं कि तुम उसमें ट्रैकिंग कर लो, उसमें एंगेजमेंट वगैरह का। बट बेसिक ये है ना। अब इसमें ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया फीचर कि उससे बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, पर्पस क्या है। अब आते हैं उसका यूजर कौन है। यूजर है उसका ब्रांड्स, है ना। तो अब उसमें भी ये देखना होता है कि यूजर कौन है और कस्टमर कौन है। ठीक है, जैसे एक एयरटेल है, एयरटेल एक ब्रांड है, एयरटेल ने खरीद लिया, तो एयरटेल का जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकर्स होते हैं ना, जो कंपनी के ओनर होंगे या जो भी मार्केटिंग मैनेजर्स होंगे, है ना, वो है कस्टमर्स। ठीक है, बट जो यूजर है, वो यूजर कौन है, वो मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में जो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है वो है, तो वो यूजर है। एजेंट्स भी हैं। हाँ, एजेंट्स भी हैं। तो ये एजेंट और ये सब यूजर है, कस्टमर अलग है। अब ये एजेंट और यूजर और कस्टमर का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ, बट मेरा प्रोडक्ट यूज जो है वो यूजर करेगा, है ना। तो ये एक बहुत की इनसाइट है कि कस्टमर अलग होता है और यूजर अलग होता है। यस, ये हमेशा सोचना चाहिए, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे टॉय कंपनी है, वहाँ पे कस्टमर होता है पेरेंट्स, बट यूजर होता है बच्चे। ठीक है, अब आते हैं इसकी थोड़ी सी सिंपल से कैलकुलेशंस पे। तो मान लो जैसे कि अब जब तुम ये टूल बना रहे हो, तुम डेवलपर, तुमने एक टूल बना रहे हो, तो तुम्हारा एक तो इसमें इन्वेस्टमेंट क्या लगा, तो इन्वेस्टमेंट मेनली है तुम्हारा टाइम। दूसरा है तुमने जो भी अगर मान लो कि टेक सेटअप किया है तो तुम्हारा सर्वर कॉस्ट। ठीक है, तीसरा आ गया तुम्हारा जो थर्ड पार्टी का कॉस्ट होता है। जैसे मान लो कि तुमने यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया, तो पेमेंट जो नीडेड है कोई भी थर्ड पार्टी सर्विस, तो पेमेंट गेटवे का कॉस्ट, या फिर तुम्हारा गूगल मैप की API कॉल की है ना कोई, तो ये सब की थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो होती है, तीन काइंड ऑफ कॉस्ट आ गए, है ना। अब स्टार्टिंग में जो तुम्हारा टाइम लगा, है ना, अब ये कॉस्ट आ गई कि ये सारी कॉस्ट है अपनी। उसके बाद में अब इसमें कॉस्ट को लोगों को पहले डिवाइड करना चाहिए कि मेरी इसमें वन टाइम कॉस्ट क्या थी और मेरी रिकरिंग कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो वन टाइम कॉस्ट में आ जाएगा जो तुम्हारा स्टार्टिंग का डेवलपर का जो भी टाइम था, डेवलपमेंट टाइम। हाँ, तो उस डेवलपमेंट टाइम का जो एफर्ट लगा ना, उस एफर्ट का तुम पैसा कैलकुलेट करो, तो दैट इज योर कैपेक्स। कैपेक्स मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जो भी तुमने एक बार में इन्वेस्ट किया है वन टाइम। ओके, ठीक है, तो वो वन टाइम जो भी लगा, और वो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सबको पता होता है कि मेरे एक डेवलपर है, उसकी घंटे की रेट क्या है ना, कि $15 है, 2000 है, जो भी है ना। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ रिसोर्स और डेवलपर यू आर हायरिंग। हाँ, या फिर तुम खुद हो तो खुद का, है ना। ये भी तुम जैसे वो पे डिपेंड करता है ना, तुम्हारे पास तुम अभी दो मंथ वेट करने को रेडी हो, तो तुम शायद मिड लेवल या जूनियर डेवलपर को हायर करो। अगर तुम्हें मार्केट में क्विक चाहिए तो भाई गो फॉर एक्सपर्ट्स एंड वो टाइप के डेवलपर हायर करो। एग्जैक्टली। तो अब ये है ना, ये वन टाइम कॉस्ट हो गई, है ना। तो इसी तरह से तुम्हें सारी कॉस्ट जो है ना, उस सब में ये निकालना है कि तुम्हारी वन टाइम कॉस्ट क्या है और तुम्हारी रिकरिंग कॉस्ट क्या है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारा सर्वर का
स्टार्टिंग में तुम्हारा जो मंथली कॉस्ट आ रहा है हाँ। वो है $500, है ना। बट तुम्हारे जैसे 10 यूजर हो जाएंगे तो तुम्हारा मान लो कि हाँ। $1000 हो गए, ठीक है। बढ़ते ही रहेगा। तो वो एक रिकरिंग कॉस्ट होगी, है ना। तो ऑपरेशनल रिकरिंग कॉस्ट को ही मानते हैं कि रिकरिंग कॉस्ट जो है उससे कैलकुलेशन करना चाहिए। हाँ। स्टार्टिंग की वन टाइम कॉस्ट है वो तो वही देखना है कि उतना तुम लगा पाते हो। कैपेक्स का मतलब ये होता है कि तुम स्टार्टिंग में उतना लगा पाते हो या नहीं लगा सकते। हाँ। नहीं लगा सकते जैसे उतना टाइम ही नहीं दे सकते, हाँ। है ना। हाँ। तुम अगर किसी पेमेंट गेटवे का या स्टार्टिंग का चार्ज नहीं दे सकते, हाँ। है ना, तो फिर तुम ऑफ कोर्स नहीं कर सकते नहीं कर business, सकते, है ना। छोड़ दो। हाँ। तो फर्स्ट टाइम से यही डिसीजन बनाना होता है। हाँ, तो कैपेक्स के स्टेज पे जब आप होते हो तभी आप तो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग स्टेज ही होता है। हाँ। अगर आप वो कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं बिल्कुल मत करो, मतलब उसमें ये भी आ गया कि तुम्हारा उतना टाइम ही नहीं दे पा रहे तो तुम मत करो, हाँ। है ना। दूसरा कभी कभी लैपटॉप मतलब वो सब भी कॉस्ट होता है, ऑफिस वगैरह वो सब किसी को सेटअप करना है तो स्टार्टिंग का और रिकरिंग, ठीक है। Okay. अब अपन आ गए है रिकरिंग कॉस्ट, है ना। अब जैसे मान लो कि मैंने देखा कि एक एग्जांपल में, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉस्ट आएंगी बट मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, है ना, कि सर्वर का कॉस्ट मान लो मेरा $500 या $1000 आ रहा है, करेक्ट। और मेरे को ये पता लग गया कि मैं $1000 में, है ना, जितनी भी मेरी रिक्वेस्ट आएंगी, है ना, कि मेरा एक क्लाइंट का एवरेज जो है उसकी एवरेज रिक्वेस्ट जो है ना वो पूरे महीने का कॉस्ट कर रहा हूँ हमेशा कि महीने में जैसे 500 रिक्वेस्ट एक क्लाइंट भेजेगा तो 500 की जगह 10 क्लाइंट होंगे, 5000 रिक्वेस्ट भेजेंगे। 5000 रिक्वेस्ट का सर्वर चलाने के लिए मेरे को $1000 लगेंगे, वो पूरा कैलकुलेशन है ना। तो सिंपल से अपन को ये आ गया कि एक जो कॉस्ट है सर्वर वाला कॉस्ट और टेक कॉस्ट, उस हिसाब से मेरा पर क्लाइंट कॉस्ट जो $1000 था, $1000 में मेरे 10 क्लाइंट सर्व हो रहे हैं, मतलब कि एक क्लाइंट का कॉस्ट मेरे को $100 आ रहा है, ठीक है। अब ये सब हर जगह वेरी करेगा बट हाँ मान लो $100 आ गया, है ना। ऐसे ही तुम्हें हर चीज का कैलकुलेशन करना है, हर चीज जो रिकरिंग कॉस्ट है। आप उसमें ये देखो कि जो क्लाइंट है तुम्हारा, है ना, वो कितना पैसा इस टूल के लिए जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, हाँ। उसके लिए कितना देने के लिए वो रेडी है, करेक्ट। ठीक है। जैसे कभी कभी होता है कि मेरा $100 तो मेरा एक क्लाइंट का लग रहा है, बराबर। बट इस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है ना मार्केट में चल रही है सिर्फ $20, हाँ। है ना। हाँ। तो तुम्हारा ये जो मैं एक सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ बट दिस इज योर ग्रॉस मार्जिन, करेक्ट, है ना, कि अगर तुम्हारा $100 कॉस्ट लग रही है और $200 हाँ। तुम्हारा पेमेंट देने के लिए क्लाइंट रेडी है, हाँ। तो तुम्हारा 200 में से हाफ $100 तुम्हारा कॉस्ट है, मतलब वो हाँ। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया उसको, है ना, COGS बोलते हैं उसको। हाँ। तो कॉस्ट ऑफ गुड हो गया तो वो 50% जो बढ़ा दैट इज योर ग्रॉस मार्जिन काइंड ऑफ, है ना, सिंप्लीफाइड वे में, इफ यू आर कंसीडरिंग ओनली दिस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हारा 50% ग्रॉस मार्जिन है तो मे भी तुम कर सकते हो, मे भी है। दूसरा अगर तुम्हारा 50% नहीं, तुम्हारा वो नेगेटिव में जा रहा है, हाँ। है ना, नेगेटिव हो गया ना। हाँ, तो ये $10 अगर $20 देने के लिए रेडी है, हाँ। तो मेरा और $100 मेरा लग रहा है तो नेगेटिव हो गया। हाँ। तो तुम नहीं कर सकते, तो फिर ये ऐसे तुम ग्रॉस मार्जिन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रॉस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ। और एक चीज और जो लोग भूल जाते हैं कभी कभी ना, मैक्सिमम डेवलपर्स को मैंने ये सुनते हुए देखा है कि मेरा यार $80 लग रहा है, मैं $100 चार्ज कर लेता हूँ, हाँ। मेरा 20% ग्रॉस मार्जिन हो गया, हाँ। ठीक है। बट तुम्हारा जब 20% ग्रोस मार्जिन हुआ है, इसमें हाँ। एक तो 20% ग्रोस मार्जिन सॉफ्टवेयर बिजनेस में मैं ऐसे डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि हाँ। वो कोई उससे तुम्हारा बिजनेस बन ही नहीं सकता है। हाँ। अगर तुम्हारा ग्रोस मार्जिन वहाँ पे 80% था ना, हाँ। है ना, तो ग्रोस मार्जिन तुम्हारा कम से कम 70% 70 होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, हाँ। कि अगर तुम्हारे शॉर्ट, भैया इधर ही साइड में रोक लो, हाँ। कि कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमने थोड़ा ब्रेक लिया चाय के लिए, बट तो तुम बता रहे थे कि ग्रॉस मार्जिन हमारा कुछ अराउंड 70% निकल के आना चाहिए। हम लोग बेसिकली आइडियाज सेग्रीगेट कर रहे थे, वैलिडेट कर रहे थे, और उसमें तुम बता रहे थे कि फाइनेंशियली ये सारे नंबर गेम्स पे ध्यान देना पड़ता है, राइट? Yes. तो तुम बता रहे थे 70%, फिर क्या? लोगों को तो ये लगेगा कि 70% क्यों होना चाहिए, इतना ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि 70% इज अ बिग नंबर। जब 70% तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन होगा ना, हाँ। तब क्योंकि उसके बाद 70% में से तुम्हारा कॉर्पोरेट कॉस्ट जाएगा, है ना। कॉर्पोरेट कॉस्ट मतलब कि तुम्हारा बिजनेस का कॉस्ट जो रिकरिंग वाला है, तुम्हारे एम्प्लॉइज का कॉस्ट, तुम्हारे अकाउंट्स वगैरह, वो सब भी बाद में तो आएगा ही ना, अभी नहीं होगा तो, आएगा है ना।
दूसरा तुम्हारा सबसे बड़ा कॉस्ट होता है उसके बाद में मार्केटिंग का। मार्केटिंग का सबसे अब heavy cost होता है marketing- का। हाँ, अब मार्केटिंग लोग सोचते हैं कि मैंने प्रोडक्ट बना दिया तो बिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो हमेशा हर चीज की मार्केटिंग तो करनी पड़ती है, आज नहीं करनी पड़ रही है, आज तो तुम्हारे पास हो सकता है ये 5 क्लाइंट रेडी हो, हाँ है ना, बट आगे जाके तुम्हें हमेशा 25-30% वो हो सकता है कम हो, तो कम हुआ तो तुम्हारा स्किल है, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है। हाँ, बट उतना तो तुम्हें कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो 70% में से 30% मार्केटिंग का कॉस्ट हटा दिया, कॉर्पोरेट कॉस्ट हटा दिया, तो उसके अलावा मिसलिनियस यानी क्या क्या कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे होंगे, हाँ तो ऑपरेशंस अल्टीमेटली फिर तुम्हारा फिर उसके बाद में जो तुम्हारा एबिटा बनेगा, ये सब कॉस्ट निकालने के बाद फिर एबिटा बनता है ना। अच्छा तो एबिटा जो होता EBITDA है क्या है? वो तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है, ओके है ना? प्रॉफिट होता है। वो एक्चुअल प्रॉफिट भी नहीं के बाद भी उसके बाद तुम्हारा टैक्स कटता है। सैलरीज एंड ऑल EBITDA माइनस टैक्स विल बी योर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो तुम्हारी जेब में जाएगा। तो वो सबके बाद में तुम्हारा 70% होगा, तब जाके तुम्हारा नेट प्रॉफिट कुछ 10-15% के पास निकल के आएगा। हाँ एंड 10% निकल के आ रहा है तो दैट इज अ गुड नंबर। हाँ, 10-15% इज अ गुड नंबर। Okay. तो इस हिसाब से कैलकुलेशन लोग कर सकते हैं। अब इस हिसाब से लोग ना बना सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को तुम बोले थे जैसे सारे टेक वालों को तो ये सब कैलकुलेशन करना आएगा नहीं। पता ही नहीं होता है। हाँ वो लोग क्या करते हैं, बस आइडिया सोचते हैं, बना भी देंगे और फिर ये होता है अरे यार अच्छा प्रोडक्ट है, बिकने का है ना। हम लोग को बहुत जगह बहुत ऐसे मिलते भी हैं लोग हमें। हाँ, सो इट्स नॉट बैड कि तुम्हारे को नहीं आता है ना। हाँ। इट्स नॉट बैड बिकॉज इट्स फाइन। तो वो क्या होता है कि वो तुम्हारा है ही नहीं, वो मतलब तुम्हें सिखाया ही नहीं है किसी ने। तो हाँ, it's fine. तुम्हें ऑफ कोर्स और बिजनेस चलाना है तो अकेले नहीं कर सकते, आगे जाके पार्टनर्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लेने ही पड़ेंगे तुम्हें। हाँ। तो इसलिए तुम्हारा क्या होगा कि अल्टीमेटली जो तुम्हारा मान लो कि तुम्हें टेक पार्ट आता है, ठीक है, तो हाँ। तुम जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो चीजें हैं ना जो तुम्हें और भी चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो Correct. वैसे लोगों को तुम पार्टनर बना सकते हैं। दैट्स व्हाई को-फाउंडर और पार्टनर होते हैं। हाँ तो कोलैबोरेट करना जरूरी है। हाँ, तो तुम्हें अगर फाइनेंस वाला नहीं आता तो फाइनेंस वाला लेके आओ, बिजनेस वाला नहीं आता तो बिजनेस वाला लेके आओ, मार्केटिंग वाला नहीं आता मार्केटिंग वाला लेके आओ। लेके आओ, करेक्ट। तो इस हिसाब से फिर लोग अपने आइडिया, बट इससे एक रफ आइडिया मिल गया होगा लोगों को कि लोगों को फाइनेंशियली कैलकुलेशन भी कैसे करना है। जो तुम आइडिया सोच रहे हो उसका फाइनेंशियली वायबल भी है या नहीं है। करेक्ट। सो गाइस टू समराइज, आइडिया सोचो, थोड़ा डेवलप करो, बट वो प्रोडक्ट मार्केट में कैसे बिकेगा, कहाँ बिकेगा, उसकी नीड क्या है, यूजर्स कौन है, और उसका जो भी हमने अभी नंबर गेम्स बताया वो सारे नंबर्स मिलते जुलते भी हैं या नहीं, है ना। एंड देन ऑफ कोर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान देना है बिफोर यू थिंक अबाउट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट और बिल्डिंग अ कंपनी। यस, सो आई होप दैट हेल्प्स। एंड कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हमने मिस किया हो और आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो की होता है कोई भी आइडियाज को प्रोडक्ट और बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए, तो प्लीज कमेंट डाउन एंड वी वुड